आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। साथियों, आज मैं एक कुंडली के माध्यम से किसी सज्जन की ये जन्म पत्रिका थी, उन्होंने भेजी थी। तो उन्होंने संतान से संबंधित कुछ क्वेश्चन पूछे थे। हालांकि उनका विवाह नहीं हुआ है, होने वाला है बता रहे थे, लेकिन किसी ने उनको बताया कि साहब आपके जन्म पत्रिका में पितृदोष है, तो आपको संतान से संबंधित कुछ परेशानियां आ सकती हैं। तो मैं यहाँ पर सिर्फ ज़्यादा डिस्कशन ना करके तो यही मैं देखना चाहता हूँ। तो आइए देखिए, इसमें संतान भाव देखिए। अब पंचम भाव जो संतान का भाव होता है, वहाँ पर तीन ग्रह हैं, चंद्रमा है, गुरु हैं और शनि हैं। शनि लग्नेश होकर बैठे हैं। हालांकि शनि और गुरु की युति तो अच्छी मानी जाती है, लेकिन चंद्रमा साथ में है। और चंद्रमा यहाँ पर जो है वो ग्रह की स्थिति भी देख लेते हैं। चंद्रमा यहाँ पर 1 डिग्री के हैं और शनि यहाँ पर 4 डिग्री के हैं। तो चंद्रमा और शनि जो हैं काफ़ी नज़दीक हैं। तो ये विष योग का भी निर्माण कर रहे हैं, है ना। तो काफ़ी इनका जो है मन विचलित रहेगा, कॉन्फिडेंस थोड़ा सा कम रहेगा। विष योग के प्रभाव इसमें देखेंगे। और गुरु भी क्योंकि साथ बैठे हैं, गुरु को देख लेते हैं। गुरु 14 डिग्री के हैं, तो गुरु यहाँ से इन दोनों को पार करके निकल चुके हैं। क्योंकि चंद्रमा 1 डिग्री के हैं और शनि यहाँ पर 4 डिग्री के हैं, तो चंद्रमा जा भी शनि की ओर रहे हैं, है ना, शनि की ओर बढ़ रहे हैं आगे। तो ये विष योग जो है, अच्छा योग यहाँ पर नहीं बन रहा है। तो ये पंचम भाव थोड़ा सा, क्योंकि इस प्रकार के योग यहाँ पर विष योग का निर्माण हो रहा है और शनि भी बैठे हुए हैं। हालांकि शनि लग्नेश होकर बैठे हैं, तो भाव थोड़ा सा मिश्रित है, पीड़ित भी है। और साथ ही अगर ये पंचम भाव के स्वामी शुक्र हैं, वो भी देखिए द्वादश भाव में बैठे हैं और केतु के साथ बैठे हैं। हालांकि शुक्र का द्वादश भाव में जाना ठीक माना जाता है, लेकिन वो भोग विलास के लिए, उसके लिए ठीक माना जाता है। लेकिन हम दूसरे संतान के विषय में, संतान के द्वारा, संतान के बारे में अगर देखेंगे, तो संतान भाव के स्वामी यानी पंचम भाव के स्वामी होकर अगर शुक्र वहाँ गए हैं, तो इसको थोड़ा सा मैं निगेटिव साइड में देखता हूँ। इतना अच्छा मैं इसको नहीं कह सकता हूँ। हालांकि भोग विलास में या कुछ उसमें ये हो सकता है इनको पॉजिटिव रिजल्ट मिले, लेकिन और इसमें थोड़ा सा देखिए, जब हम चलित में जाते हैं, इसमें चलित कुंडली में चलते हैं, देखिए तो चलित कुंडली में गुरु यहाँ पर पंचम भाव में बैठे हुए हैं और शनि और चंद्रमा जो हैं चतुर्थ भाव में चले गए हैं। शनि यहाँ पर चतुर्थ भाव में जाने से नीच के हो गए हैं, तो लग्नेश यहाँ पर नीच के हो गए और सूर्य भी यहाँ पर नीच के हैं। देखिए दशम भाव में सूर्य भी नीच के हैं, तो लग्नेश भी नीच के, सूर्य भी नीच के और चंद्रमा जो हैं वो शनि के साथ है, विष योग का निर्माण कर रहे हैं। मतलब सप्तम भाव के स्वामी जो हैं आपके शनि के साथ बैठे, तो ये भी थोड़ा सा मामला यहाँ पर अच्छा नहीं है। और देखिए पंचम भाव के कारक जो हैं गुरु, वो भी पंचम भाव में बैठे हैं, अकेले बैठे हैं, बल्कि चलित में अकेले हो गए, तो कारको भाव नाशा है। थोड़ा सा हम इस ओर भी कह सकते हैं। तो पुत्र या संतान की प्राप्ति में थोड़ा सा डिले भी हो सकता है, थोड़ी प्रॉब्लम भी आ सकती है। और यहाँ पर देखिए पंचम भाव में पाप कर्तरी भी बन रही है चलित के अनुसार, क्योंकि शनि जो है यहाँ पर 4 डिग्री के यहाँ पर आगे हैं चंद्रमा से, और इधर राहु हैं। राहु भी काफ़ी, राहु की देखिए, राहु के कितने अंश हैं, राहु के भी 24 अंश हैं।
तो राहु भी 24 अंश से मतलब कुछ अंशों के बाद 6 अंशों के बाद द्वितीय भाव में चले जाएंगे। तो इसका मतलब राहु और शनि की यहाँ पर चलित में पाप कर्तरी दिखाई दे रही है। तो जो पंचम भाव है थोड़ा सा पीड़ित हो रहा है। तो पंचम भाव पीड़ित हो रहा है। पंचम भाव के कारको भाव नाशाय का थोड़ा सा सूत्र कुछ लग रहा है। लग्नेश नीच के हो रहे हैं, चंद्रमा शनि के साथ बैठे हैं, सूर्य नीच के हो रहे हैं। तो ये सारे इंडिकेशन हमको थोड़े से इतने अच्छे नहीं लग रहे हैं। तो इसलिए मेरी इनको सलाह ये होगी कि पहले तो आप जो विवाह करें जन्मपत्री बहुत आराम के साथ मिला कर करें, क्योंकि पंचम भाव अगर कन्या का उसका भी अगर थोड़ा सा अच्छा नहीं होगा पंचम भाव मान लीजिए, तो फिर दिक्कत आ सकती है। तो इसीलिए कम से कम एक कुंडली में इतना बढ़िया पंचम भाव अगर हमको नहीं दिख रहा है तो सामने वाले की कुंडली में या मतलब स्पाउस जो भविष्य में होने वाले हैं उनकी कुंडली में अच्छा होना चाहिए। तो स्थितियाँ फिर बेहतर होंगी, पॉजिटिव रिजल्ट मिल सकते हैं। लेकिन पता चला कि इस कुंडली में भी थोड़ी सी कमी है और सामने वाले की भी कुंडली में कमी है, तो थोड़ी सी हमको फिर दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तो इसीलिए मेरी सलाह है कि कुंडली मिला के करें, जल्दबाजी ना करें। और अभी इनकी एज भी इतनी नहीं हुई है तो आराम से, इसमें कोई जल्दीबाजी नहीं है। बाकी फ़ैसला तो इन्हीं के हाथ में है। और बाकी उपाय के लिए मैं इनको बोलूँगा कि शुक्र इनके योग कारक ग्रह हैं, केंद्र और त्रिकोण के स्वामी होकर द्वादश में बैठे हैं। तो कन्या व स्त्रियों का सम्मान करें, उनका रिगार्ड करें, चाहे छोटी कन्या हो चाहे बड़ी कन्याएं हो, किसी भी प्रकार की हो, रिश्ते में हो रिश्ते में ना हो, उनको हमेशा सम्मान दें, जीवन भर सम्मान दें। और सूर्य देव को रोज़ाना जल चढ़ाएं, क्योंकि सूर्य देव नीच के हो रहे हैं, तो उनको जल दें, उनको बल प्रदान करवाएं। शिव जी को जाकर अर्घ्य दें, उनको शिव जी की पूजा करें, नियमित रूप से पूजा करें, सूर्य देव को नियमित अर्घ्य दें। और पूर्णिमा के समय, पूर्णिमा के दिन चंद्रदेव को रात्रि को, शाम को उनके दर्शन करके दूध का थोड़ा सा उन पर अर्घ्य प्रदान करें चंद्रमा को, ताकि चंद्रमा आपके कृष्ण पक्ष के प्रतिपदा के हैं। तो चंद्रमा भी वीक हैं और यहाँ भी कुंडली में भी शनि के साथ हैं, यहाँ भी वीक हैं। तो चंद्रमा को भी आपको मजबूत करना पड़ेगा। तो चंद्रमा का, सूर्य का और शिव जी का, जिसमें शनिदेव जी भी कवर हो जाएंगे। और बाकी मैं मंत्र शनिदेव का आपको पता ही है, आप देख सकते हैं, गूगल से देख सकते हैं शनिदेव का, नहीं तो मैं बता दूंगा। तो ये सारे उपाय आप करते रहें। कन्या व स्त्रियों का, छोटी कन्याओं का, बड़ी स्त्रियों का, किसी भी रूप में उनका पूर्ण रूप से सम्मान आपको करना है। अगर आपने उनका सम्मान नहीं किया तो आपको उसके दुष्परिणाम भोगने होंगे। बाकी शेष सब ईश्वर के हाथ में है। तो मित्रों, ये मेरा एक छोटा सा संतान भाव का, और इसमें पितृ जो है दोष मुझे इस कुंडली में नहीं दिखाई दे रहा। हालांकि सूर्य पर राहु की पंचम दृष्टि है, लेकिन एकदम उसके मुझे स्ट्रांगली कोई मुझे पितृदोष इस कुंडली में दिखाई नहीं पड़ रहा है। तो आशा करता हूँ कि आप सब लोगों को ये मेरा फल कथन ठीक लगा होगा। कमेंट कीजिएगा, इसमें कोई अगर डाउट हो तो मुझे अवश्य कमेंट कीजिएगा। तो मिलते हैं अपने किसी नए एपिसोड में, तब तक के लिए आप सब लोगों को मेरा नमस्कार।